नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि मैंने अपनी जो IPM जो सीरीज़ है सरसों पर, उसमें मैंने बताया था पहली वीडियो में कि खेत की तैयारी कैसे करें, जिसमें मैंने ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, मेटाराइजियम, स्यूडोमोनास, इन सभी फंगस और बैक्टीरिया का प्रयोग बताया था कि कैसे आप उसको अपनी सॉइल को संरक्षित कर सकते हैं कीटों और बीमारियों से। और दूसरे वीडियो में मैंने बताया है उसमें लगने वाले कीट और उनका बायोलॉजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल। आज मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूँ जो सरसों में लगने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारी सरसों की पहली बीमारी है वो है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। ये अल्टरनेरिया फंगस के द्वारा लगता है, जिसमें लीफ पर, पत्ती पर स्पॉट, धब्बे पड़ जाते हैं, उसके कारण होती है। तो इसका जो कंट्रोल है वो मैकेनिकली वो देखते हैं। अगर जो कुछ हम कोई उपाय करना चाहें तो वो क्या है, वो है सर्टिफाइड प्रमाणित बीज या प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन, समय से बुआई वही 10 से 25 अक्टूबर के मध्य करें, पोटास स्वीकृत डोज में दें। पोटास जो होता है वो पौधों को बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट बनाता है कि बीमारियां उस पर ज़्यादा असर नहीं कर पाती हैं। और खेत में सफाई रखें। फिर अगली बीमारी है वाइट रस्ट एंड डाउनी मिल्ड्यू। वाइट रस्ट यानी कि सफ़ेद वाइट कलर का जो है रस्ट लग जाता है, फंगस लग जाता है। और दूसरी है डाउनी मिल्ड्यू, जैसे कि डाउनी नाम ही है उसका। डाउनी मतलब पत्ती की निचली सतह पर वाइट फंगस या जो है कुछ दूसरे कलर का बाद में वो ले लेगा तो उसे डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। फिर तीसरा इसमें लगता है बैक्टीरियल ब्लाइट। चौथा रोग ये बैक्टीरिया से होता है। इसमें भी बड़े बड़े चकत्ते धब्बे पड़ जाते हैं पत्तियों पर। और चौथी बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हिंदी में चूड़िल असिता कहते हैं। ये पूरे पौधे पर या पत्तियों पर एक पाउडर नज़र आता है हमको, और वो पाउडर पूरे पौधे पे लग के, और वो भी एक फंगस है, और जिससे वो पौधों को हानि पहुंचाता है और पत्तियों को अपने चपेट में लेकर उनको नष्ट करता है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती हैं और धीरे धीरे आगे बढ़कर ये स्टेम और पूरे पौधे में फैल जाता है। दोस्तों, मैंने जो अगली बीमारी और तीसरी बीमारी और जो चौथी बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू, इन सभी बीमारियों के लिए मैंने एक पहली वाली बीमारी में ही ये सब इसका कंट्रोल लिखा हुआ है, कल्चरल कंट्रोल। और इसके सिवा हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते दोस्तों, इसीलिए मैंने इसका ये कंट्रोल नहीं लिखा। तो मैं देख रहा हूँ कि ये सारी बातें इन बीमारियों में भी फॉलो होंगी। तो जाहिर सी बात है, सभी किसान बीज का चुनाव अच्छा ही करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम उनका जो है वेरी कर सकता है। तो इसमें अब पोटास की डोज, तो बहुत सारे किसान पोटास नहीं देते हैं। तो किसान भाइयों, पोटास को फसल में ज़रूर देना चाहिए। वो इसलिए देना चाहिए, वैसे तो देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी आपकी मिट्टी में दम नहीं है, तो आपको अलग से सप्लीमेंट देना ही पड़ेगा। जब आप जीवामृत अपनाएंगे और नेचुरल फार्मिंग की तरफ आकर्षित होंगे और उसको करेंगे, वो सारी चीज़ें अपने खेत पे डेवलप करेंगे, छाया करेंगे, पौधों को लगाएंगे, वृक्षों को लगाएंगे मेढ़ पर, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन तब तक तो आपको कुछ ना कुछ जो है सप्लीमेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सीधे नेचुरल फार्मिंग पे आ जाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन गिर जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये तिलहनी फसल है, तो इसके लिए हमको सल्फ़र भी देना चाहिए, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा नहीं देनी है, मतलब जितनी आप देते हैं उसकी आधी कर देनी है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा ट्राइकोडर्मा है और स्यूडोमोनास है, ये हमारी फंगस की बीमारियों को कंट्रोल करते हैं। तो हम इनका स्प्रे कर सकते हैं।
और मिट्टी में भी डाल रखा है। और जो हमारा बिवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम है, ये हमारे इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, वो भी हमने डाल रखा है। तो वो हम इंसेक्ट के लिए स्प्रे करते हैं जब खड़ी फसल में। तो दोस्तों, इन सब के अतिरिक्त दो चीज़ें और हैं जो हमारी क्रॉप को, एक जो ज़मीन से होने वाली बीमारी हैं उनके मतलब वो बीमारी अगर वो चीज़ उसमें पड़ी हुई है तो ज़मीन से जो जितनी बीमारी होने वाली होंगी वो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो मैंने बताया, जैसे ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया है, मेटाराइजियम है, स्यूडोमोनास है, ये सूक्ष्म कोई फंगस है, कोई बैक्टीरिया है। तो ये जो वैज्ञानिकों ने इसको आइसोलेट किया है अलग करके, और ये कंपनियां इसको बेच रही हैं मार्केट में, ये कहीं ना कहीं से तो लाए होंगे इसको। जाहिर सी बात है, ये मिट्टी में ही पाए जाने वाले हैं और मिट्टी से ही उनको अलग करके लाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मिट्टी में ऑलरेडी पूर्व से थीं, जो कि आज हमने इंसेक्टिसाइड और ये केमिकल फर्टिलाइज़र डाल डाल के सब चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। तो अब मिट्टी में कुछ है नहीं, इसीलिए अब सारी कंपनियां हम लोगों पे हावी हैं, हमको उनके प्रोडक्ट ख़रीदने पड़ते हैं और इसमें डालने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे मैं बताना चाहूँगा कि जो ये नेचुरली जो एक बनता है जीवामृत। देखो, जीवामृत में क्या होता है, जंगल की मिट्टी होती है, क्योंकि जंगल में कोई, आप सोचें, कोई भी यूरिया, डीएपी, एनपीके देने नहीं जाता है, और कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट वहाँ नहीं दिया जाता है। ये सब काम हम ही लोग अपने खेतों में करते हैं कि दुनिया भर की चीज़ डालते हैं और फिर भी रोते रहते हैं। दोस्तों, जो जंगल की मिट्टी है वो मतलब इकोसिस्टम उसमें संपन्न है, डाइवर्सिटी उसमें, बायोडाइवर्सिटी उसमें संपन्न है। तो अगर हम जंगल की मिट्टी ला के अपने खेत में डाल दें और उस पर केमिकल ना डालें, तो जाहिर सी बात है जंगल के भी बैक्टीरिया हमारे खेत में आ जाएंगे और वही सेम रिएक्शन हमारी मिट्टी भी करने लगेगी। लेकिन शर्त उसकी यही है कि जंगल में पत्तियां कोई झाड़ू लगा के जलाता नहीं है, पत्तियां वहीं गिरती हैं और वहीं उपस्थित सूक्ष्मजीव उन्हीं पत्तियों को फिर से खाने लगते हैं, और ये साइकिल वहाँ चलती रहती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अपनी फसल के अवशेष को अपने खेत में ही छोड़ दें, या और अधिक कर सकें तो बाहर से इसमें गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट, जितना आप कचरा कूड़ा, जिसको आप कचरा कूड़ा समझते हैं, वो इसमें हम डाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जीवामृत बनाएं। जीवामृत बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक 10 एकड़ का एक बहुत अच्छा, अगर आपको लगे लाइव देखना हो तो एक विनोद सचान जी हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं नेचुरल फार्मिंग के, आप उनके वीडियो देख सकते हैं कि वो लाइव डेमो भी करते हैं। क्योंकि मैं अभी शायद रबी सीजन में करूँगा इसका डेमो, मैं तब वीडियो बनाऊँगा, तो अभी मैं नहीं बना सकता। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 200 लीटर का एक ड्रम चाहिए, जो कि 10 एकड़ के लिए है। अगर आपको 1 एकड़ के लिए बनाना है तो आप उसी तरीके से उसमें उसको डिवाइड कर सकते हैं। और 4 से 5 किलो जो है जंगल की मिट्टी। अब जंगल की मिट्टी मैंने आपको बताया कि शुद्ध जंगल होना चाहिए, वहाँ पे पेड़ हों और पेड़ की पत्तियाँ ज़मीन पर पड़ी हों, पत्तियाँ आप हटाएंगे तो ज़मीन में नमी हो आपको दिखेगी, और नमी आपको जहाँ पे दिखेगी यानी कि वहाँ पे सूक्ष्म जीव हैं। तो आप ऐसी जगह से मिट्टी जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, आपको पता हो कि यहाँ पे कोई इंसेक्टिसाइड केमिकल नहीं पड़ा हुआ है, ऐसी जगह से मिट्टी लेनी है। कोई ज़रूरी नहीं है बरगद के खेत की मिट्टी लेनी है या पीपल के खेत की मिट्टी लेनी है। तो अब 200 लीटर पानी ले लिया, इसमें 4 से 5 केजी हमने जंगल की मिट्टी ले ली। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 200 लीटर वाले ड्रम में हम डाल देंगे और फिर इसमें 28 किलो गुड़, या ध्यान से ये लाइन बहुत ध्यान से देखना है, यही फार्मूला है। 28 किलो गुड़ ना हो तो चीनी डाल दें 28 किलो, या
14 किलो चीनी डाल दें या 14 किलो आटा डाल दें, अथवा 14 किलो गुड़ डाल दें या 14 किलो आटा डाल दें। कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो, सस्ता हो, वो आप इसमें डाल दें। क्योंकि आटा गुड़ चीनी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि गुड़ को वो माइक्रो है, उसको नैनो फॉर्म में भोजन चाहिए, तो वो इसमें इनिशियली रूप से वो गुड़ से ही या चीनी से ही भोजन लेगा। फिर जब 30 से 35 दिन बाद, 15, 20, 25 दिन बाद जब आटा का जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में जब टूटने लगेगा फर्मेंटेड होके, तो फिर वो उस पे आधारित हो जाएंगे, वो उससे अपना भोजन उसको खाने लगेंगे, उस पे जो है आश्रित हो जाएंगे। और ये पूरी प्रक्रिया आपकी लगभग जो स्टैन जी बताते हैं कि वो लगभग 2 से ढाई महीने में ये जीवामृत तैयार होता है। तो हमारे यहाँ किसान कर भी रहे हैं जीवामृत की खेती, वो इसके रिजल्ट बताते हैं, बहुत शानदार इसके रिजल्ट हैं, आप लोग भी इसको अपनाएं। फिर ये तो अब जो जीवामृत हमने बनाया इसमें तो जंगल के माइक्रोब्स आ गए और हमने अपनी मिट्टी में प्लेस कर दिए। तो अब क्या होगा कि जो सॉइल से होने वाली बीमारी है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, वो सारी बीमारी इससे कंट्रोल होंगी। अब दूसरी बात है कि जो कीड़ा होंगे, इंसेक्ट भी लगेगा, और बाहर से हवा से भी जो बीमारियां हमारे खेत में आएंगी, हमारी फसल पे आएंगी, उसके लिए हम संजीवनी खाद बनाते हैं। संजीवनी खाद बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? 10 केजी नीम की पत्ती, 10 किलो नीम की पत्ती, या 5 किलो नीम कौड़ी या निमौली, या 10 केजी अकौड़े का पत्ता, या 10 केजी धतूरे का पत्ता, या 2 किलो तंबाकू। इन पत्तियों में से कोई भी एक तंबाकू आपके पास उपलब्ध हो तो आप वो कर सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया जीवामृत बताने के लिए कि आप इसमें जब इतना सामान डाल देंगे, उसके बाद आप इसकी शर्त जो पूरी करेंगे वो जंगल की मिट्टी से पूरी करेंगे। मेन इसमें जंगल की मिट्टी है। फिर आप इसके बाद इसमें अपना चाहे गौमूत्र डाल लें और चाहे गाय का गोबर डाल लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन इसकी शर्त है जंगल की मिट्टी, क्योंकि जंगल के ही माइक्रोब्स हमको अपनी मिट्टी में लाने हैं, जाहिर सी बात है। तो हाँ, मैं इसमें कह रहा था कि आप इसमें इन सभी 4-5 पत्तियों में से कोई भी आपको पत्ती मिल जाए, वो आप पत्ती ले लें, और गौमूत्र ले लें, जो भी आपको मिल जाए, 5-10 लीटर, या और 10 किलो 20 किलो गोबर ले लें, और यूरिया ले लें। और अगर जैसे किसी के पास गौमूत्र नहीं मिल रहा है तो आप उसकी जगह पे, गौमूत्र की जगह पे यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, उसको सड़ाने के लिए, फर्मेंट करने के लिए। और क्योंकि गौमूत्र उसको फर्मेंट कर देगा, उसमें बैक्टीरिया होंगे, उसको फर्मेंट करेगा। यह पूरा जो आपने घोल तैयार किया है, अब जैसे कि जितना आपका ये सॉलिड मटेरियल होगा, मैं इधर दिखा दूँ, जितना सॉलिड रहेगा उतना ही इसमें हम पानी मिला देंगे। जैसे कि मान लो अगर ये पूरा सॉलिड जितना भी आपको, अगर 10 किलो की नीम की पत्ती मिलती है, 2 केजी गौमूत्र मिलता है, यूरिया मिलती है, और ये सारा मटेरियल आपका जो है अगर लगभग 35 किलो हो जाए तो 35 लीटर इसमें हम पानी मिला देंगे। फिर इसको हम धूप में रखेंगे, छाया में नहीं रखना है, धूप में रख देना है, खुले में। ये गर्मियों में 7 दिन में तैयार हो जाएगा, 7 से 8-10 दिन रोक लीजिए आप। सर्दियों में 15 दिन 17 दिन रोक लीजिए आप। इतने दिनों में आप इसको अपने आप नेचुरली ये तैयार हो जाएगा। और ये पूरा स्प्रे 3 बार के लिए स्प्रे होगा, मतलब आप इतना मटेरियल आप अपनी फसल में 3 बार में स्प्रे करेंगे। तो जब 10-15 दिन के बाद ये तैयार हो जाएगा तो आप इसमें क्या करेंगे, एक 80 लीटर मतलब 100 लीटर का ड्रम लेंगे, उसमें 80 लीटर पानी डाल देंगे, और फिर इसमें से 20 लीटर निकाल के उसमें डालेंगे और उसको चला देंगे, और उसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सॉलिड जो आपने इसमें से निकाल के उसमें डाल दिया है वो बैठ जाए नीचे। फिर जो ऊपर का पानी होगा आप उसको छान के आप उसको स्प्रे कर दें। और स्प्रे इस तरीके से करना है कि आपको ये नहीं है कि कीड़ा आए तभी स्प्रे करना है, आपको पहले से ही स्प्रे कर देना है।
आप ये अपना नियम बना लें कि 15-15 दिन पे हमको इसको स्प्रे कर ही देना है। स्प्रे करने का इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई कीड़ा आपकी फसल पे अटैक करेगा या आएगा और पत्ती खाने की कोशिश करेगा या रस चूसने की कोशिश करेगा, तो उसको स्वाद में मज़ा नहीं आएगा, कसैला हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, तो वो अपना मन मार के फिर दूसरी जगह को जाने पर मजबूर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि IPM में मैंने देखा होगा कि अभी तक मैंने आपको एक केमिकल का नाम नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे केमिकल से सख्त नफ़रत है। मैंने आज तक कोई केमिकल याद करके नहीं रखा है, कोई डोज याद करके नहीं रखी है। मैं जब भी किसान के पास जाता हूँ, जो भी रिकॉर्ड हैं गवर्नमेंट के, जो जहाँ से रिकमेंडेशन होती है, मैं उन्हीं में से देख करके उसको बता देता हूँ कि भाई जा डाल ले जाके अपने खेत में और अपनी तसल्ली पूरी कर ले, क्योंकि तुम्हारे देख भाई तेरी फसल है और फसल तो कोई नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि सबको अर्थ चाहिए, सबको कागज़ का नोट चाहिए, तो नोट के लिए ही सब जी रहे हैं। लेकिन इसमें किसान की भी गलती नहीं है, उसको जैसा दुनिया ने गुमराह कर दिया है इन कंपनियों ने, वैसे बेचारा वो चल रहा है। अब ज़रूरत है हम लोगों को इसको अपनाने की, वातावरण को बचाने की, और किसानों को ये सिखाने की कि नेचुरल फार्मिंग क्या है। और नेचुरल फार्मिंग आप देखेंगे IPM में मैंने जो भी IPM की विधियां हैं वो सारी सब एक तरीके से नेचुरली हैं, मैकेनिकली हैं। और ये नेचुरल आप ये प्रक्रिया आप जब करते रहेंगे अपने खेत में, और अगर आपने वो डाइवर्सिटी अपने खेत में बना ली, तो आप एक समय आएंगे ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखने की बात ही नहीं होगी कि मुझे ट्राइकोडर्मा डालना है, बिवेरिया डालना है, मेटाराइजियम डालना है, स्यूडोमोनास डालना है, या संजीवनी डालना है, खाद डालनी है, या जीवामृत डालना है। कुछ नहीं डालने की जरूरत पड़ेगी। नेचर की परिभाषा यही है, नेचर अपना सृजन, विनाश और संरक्षण वो स्वयं करता है। आदमी का रोल इसमें कुछ नहीं है। आपको आदमी का रोल बस इतना है जो नेचर दे रहा है, आप उसका आनंद लें। आप नेचर के जो क्या कहते हैं ना, नटराजन का जो नृत्य है, ये प्रकृति एक नृत्य है, आप केवल इस प्रकृति का नृत्य देखें। कीड़ों में, पतंगों में, सब में ईश्वर का वास है। आप सब में जब ईश्वर देखने लगेंगे तो आपको ये प्रकृति एक नृत्य की तरह दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों, मैं सभी से आशा यही करता हूँ कि आज से कुछ तो आप अपना, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँचती है तो कुछ आपका विचार बदलना ही चाहिए, एक सोच आप तक जानी चाहिए कि ये आदमी क्या कह रहा है और सचान जी क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में IPM के और भी स्टेजेस हैं, जैसे कि ऐसा है एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस, वो भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है, और रबी वाले सीजन में शायद मैं फील्ड पे भी दिखाऊं कि कैसे किया जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे छोटी लगती हैं नेचुरल फार्मिंग के आगे, क्योंकि IPM भी एक अपने आप में विधा है। तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि, और मेरा काम भी यही है, मैं चलाता भी हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी भी है कि मैं IPM भी सिखाऊं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ज़रूरतमंद के पास तक इसको पहुंचा दें। धन्यवाद दोस्तों।